सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, या जिसे हम अंतःप्रदव्य जालिका या ईआर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी यूकेरियोटिक कोशिका का अध्ययन करते हैं, प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में केंद्रक से जुड़ी हुई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है। केंद्रक से जुड़ी हुई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है, झिल्ली तंत्र पाया जाता है, जो साइटोप्लाज्म को अनेक कक्षों एवं उपकक्षों में बांट देता है, अनेक चेंबर्स में ये बांट देता है। इसी कक्षों एवं उपकक्षों में बांटने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका के नाम से जाना जाता है। इसे साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम या कोशिका द्रव्य धानी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसे साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम या कोशिका द्रव्य धानी तंत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह साइटोप्लाज्म को अनेक छोटे छोटे कक्षों में बांट देता है। अगर हम बात करें अब इसको एक व्यवस्थित परिभाषित रूप देने की, तो हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में अंतर संबंधित, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में अंतर संबंधित वेसाइकल सिस्टर्नी का एक जटिल एवं शाखान्वित तंत्र है, जो केंद्रक झिल्ली एवं प्लाज्मा झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव में पाया जाता है। एक बार पुनः देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में संबंधित वेसाइकल एवं सिस्टर्नी नलिकाओं का जटिल एवं शाखान्वित तंत्र है, जो केंद्रक झिल्ली एवं प्लाज्मा झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसकी खोज की बात करें तो पोर्टल, क्लाउड एवं फुलमैन ने इसे सूक्ष्म धागे एवं वेसिकल के रूप में देखा था, जबकि इसका जो नाम है पोर्टल एवं कॉलमैन के द्वारा 1952 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया था। इसकी उपस्थिति की बात कर ले कि ये कहां पाया जाता है। अगर हम इसकी उपस्थिति की बात करें, प्राप्ति स्थान की बात करें, तो यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर यह नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर यह नहीं पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जहां पर यह नहीं पाया जाता है। तो ये कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? आरबीसी कोशिका, एग सेल और एम्ब्रियोनिक सेल। इन कोशिकाओं को छोड़कर शेष सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एक और बात यहां पर समझ लें कि यह उन स्थानों पर अधिक पाया जाता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का संश्लेषण जहां पर अधिक होता है, यह उन स्थानों पर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। यहां पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। यहां एक कैसा है? यहां एक डबल मेम्ब्रेनस दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है, जो झिल्ली से घिरी हुई 3 प्रकार की संरचनाओं का बना होता है, जो कि झिल्ली से घिरी हुई 3 प्रकार की संरचनाओं का बना होता है। इन संरचनाओं के अंदर एक द्रव भरा हुआ रहता है, लिक्विड भरा हुआ रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको कि एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए आगे देखिए, ये 3 प्रकार की संरचनाएं कौन कौन सी है जिनसे मिलकर एंडोप्लाज्मिक बना होता है। सबसे पहला है आशय, या जिसे हम वेसिकल कहते हैं। दूसरा है सिस्टर्नी, या जिसे तीसरा देखे नलिकाएं या ट्यूबल्स। तो ये 3 प्रकार की संरचनाएं हैं। इन तीनों प्रकार की संरचनाओं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। स्टेप बाय स्टेप अब प्रत्येक संरचना को हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेसिकल की। वेसिकल जो है ये गोलाकार या वृत्ताकार संरचना के रूप में पाई जाती है। कैसा है भाई ये वेसिकल? गोलाकार या वृत्ताकार संरचनाएं होती हैं जिनका साइज 25 से लेकर 100 मिली माइक्रोन तक होता है। जिनका साइज कितना होता है? 25 से लेकर 100 मिली माइक्रोन तक होता है, और ये जनरली बेसोफिलिक नेचर की होती है।
यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि ये कैसी होती है, बेसोफिलिक नेचर की होती है और उन स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है, जैसे कि लीवर, पैंक्रियाटिक कोशिका, इन स्थानों पर यह अधिक पाया जाता है। दूसरी प्रकार की संरचना की बात करें तो दूसरे प्रकार की संरचना है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कैसी भाई, आप यहाँ पर डायग्राम के रूप में आप देख सकते हैं कि ये अशाखित लंबी पतली थैलीनुमा संरचना है, सैटेलाइट स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है तथा एक दूसरे के समांतर उपस्थित होता है। इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं और ये राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इस कारण से ये उन स्थानों पर अधिक पाई जाती है जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जनरली सिस्टर्नी का जो साइज है वो 40 से 50 मिली माइक्रोन तक होता है। जनरली ये केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है तथा इनके ऊपर क्या लगे होते हैं भाई, राइबोसोम लगे होते हैं। चलिए अब तीसरी संरचना की बात करें, ट्यूबुल्स की बात करें तो ट्यूबुल्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये शाखान्वित और अशाखान्वित दोनों प्रकार की नलिकानुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। ये अलग अलग आकार की होती है और ये लगभग 50 से 100 मिली माइक्रोन की होती है और ये दोहरी झिल्ली वाली होती है। ठीक है, ये जनरली उन स्थानों पर अधिक मात्रा में पाई जाती है जहां पर कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड, हार्मोन्स का निर्माण होता है या वहां पर इनका संश्लेषण होता है। इस प्रकार की कोशिकाओं में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अब हम देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम जब बात करते हैं तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर और अनुपस्थिति के आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा जा सकता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसे हम खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। जिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो खुरदुरी हो जाती है, रफ हो जाती है। इस कारण से इनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर की प्रोटीन का संश्लेषण अधिक होता है। प्रोटीन सिंथेसिस वाली जो साइट्स होती है वहां पर ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे लीवर हो गया, पैंक्रियाटिक सेल्स हो गया, यहाँ पर इनकी मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है और यहाँ पर ये ज्यादा विकसित भी पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह होता है जिसकी सतह के ऊपर राइबोसोम लगे हुए नहीं होते। राइबोसोम न लगे होने के कारण ये चिकनी या स्मूथ हो जाती है और ये उन स्थानों पर पाई जाती है जहां पर एंजाइमेटिक क्रियाएं ज्यादा होती है। तो एंजाइमेटिक क्रियाओं वाले स्थानों पर अधिक मात्रा में कौन पाया जा रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन सिंथेसिस वाली साइट्स पर कौन पाया जा रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अब हम इसके कार्यों की बात करें। अगर हम इसके कार्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए इसका पहला कार्य, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। आपको मालूम है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को अनेक छोटे बड़े कक्षों एवं उपकक्षों में बांट देती है और कक्षों एवं उपकक्षों में बांटने के कारण किसी कोशिका द्रव भी अनेक भागों में बढ़ जाता है, जिससे कि साइटोप्लाज्म को एक अतिरिक्त सपोर्ट मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरा कार्य देखें, यह पदार्थों के विनिमय में सहायता करती है, पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। यह केंद्रक के अंदर से साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म से केंद्रक के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करती है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य देखें, यह प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करती है। भाई सीधी सी बात है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस की साइट के रूप में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और इसीलिए कहा गया है कि यह प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करती है। चौथा काम देखें, यह नाभिकीय झिल्ली के निर्माण में सहायता करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है इसके द्वारा होता है। इसके अलावा यह लाइसोसोम का निर्माण भी करती है।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम का जो निर्माण है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। क्योंकि हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं तो हम ज्यादा फोकस किस पर करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंजाइमेटिक क्रियाएं एवं उपापचयी क्रियाओं में भी यह भाग लेती है। यह छठवां कार्य देखें तो यह एंजाइमेटिक क्रियाएं एवं उपापचयी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती है। भाई सीधी सी बात है कि इसके अंदर पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। साथ ही इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वहां पर अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स एंजाइमेटिक क्रियाओं में भाग लेती है। साथ ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी ये भाग लेते हैं। ठीक है, यह एटीपी का निर्माण में भी भाग लेती है। देखिए एटीपी का जो जनरेशन है वो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ये माना है कि यह एटीपी निर्माण में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर कंपटीशन एग्जाम और बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे ऑनलाइन क्विज अपलोड किए गए हैं जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन्हें हल कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में या सामान्य जानकारी के लिए अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।